हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बारे में एक्सप्लेन करेंगे कि मोस्टली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने टाइप्स का रिएक्शन पाया जाता है। जनरल वे में अगर पूछा जाए तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने टाइप्स का रिएक्शन पाया जाए, दैट मीन्स ऑर्गेनिक कंपाउंड अंडरगोज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो आइए देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन। तो जनरली हम आपको ये बता दें, ऑर्गेनिक रिएक्शंस को मोस्टली 3 सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स टाइप्स में डिवाइड किया गया। सबसे इम्पोर्टेंट, देयर आर वन एंड ओनली 3 टाइप्स। दिस इज वन एंड ओनली 3 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। केवल 3 ही टाइप्स का ऑर्गेनिक रिएक्शंस पूरे के पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पाया जाता है, जिसमें सबसे पहला होता है आपका आयनिक रिएक्शंस, जिसको हम पोलर रिएक्शन भी कहते हैं, आयनिक रिएक्शन या पोलर रिएक्शन। दूसरा होता है फ्री रेडिकल रिएक्शन, और तीसरा होता है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। तो 3 सबसे इम्पॉर्टेंट क्लासेस होती हैं ऑर्गेनिक रिएक्शंस की। आयनिक रिएक्शंस, जिसे हम पोलर रिएक्शंस कहते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन और पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन जनरली नॉन पोलर रिएक्शन होता है, नॉन पोलर रिएक्शन। अब इस पोलर रिएक्शंस को, यानी इस आयनिक रिएक्शंस को 4 डिफरेंट, दैट इज यू कैन से दैट 4 डिफरेंट सब टाइप में डिवाइड किया गया। देयर आर 4 सब टाइप ऑफ दिस आयनिक रिएक्शन। वन इज सबसे जो पहला सबसे इम्पोर्टेंट पोलर रिएक्शंस है वो होता है सब्स्टिट्यूशन। दूसरा होता है एडिशन। तीसरा है एलिमिनेशन। और चौथा होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो ये आयनिक रिएक्शन जो है ये 4 सब टाइप्स में डिवाइड किया गया है: सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, एडिशन रिएक्शंस, एलिमिनेशन रिएक्शंस एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। फ्री रेडिकल रिएक्शंस जो होता है, दिस इज आल्सो डिपेंडिंग ऑन मोड ऑफ रिएजेंट। ये रिएजेंट के मोड के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड होता है, और ये भी समव्हाट, स्पेशली तो देखा जाए कि ये तो नॉन पोलर होता है, लेकिन इसमें भी एडिशन और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होता है। यानी ये फ्री रेडिकल रिएक्शंस जो है ये भी रिएजेंट बेस पर आधारित होता है, जिसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और फ्री रेडिकल एडिशन। Generally this is non-polar reaction, but they must taken in the organic reactions also.
और इसके बाद जो तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट रिएक्शन है पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, ये स्पेशली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जिसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। दूसरा है साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तीसरा है आपका सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। और चौथा है जो थोड़ा सा इस ग्रुप में थोड़ा सा डिफर होता है, वो है ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन। ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन ये 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होता है, यानी ये 3 ऐसे रिएक्शंस होते हैं जो इस ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शंस में इंक्लूड होते हैं। वह होता है इन रिएक्शन, चीलोट्रोपिक रिएक्शन एंड डायोट्रोपिक रिएक्शंस। तो ये 3 सबसे इम्पोर्टेंट, ये ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शंस के अंतर्गत ही आते हैं। इन रिएक्शन, चीलोट्रोपिक रिएक्शन, डायोट्रोपिक रिएक्शन। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर इस रिएक्शंस को बेसिकली पेरीसाइक्लिक के आधार पर देखा जाए तो दिस इज द समवॉट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन, बट एक्चुअली दे कम्स इन ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन। लेकिन ये जो है ग्रुप ट्रांसफ़र रिएक्शन में आते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि पोलर रिएक्शंस जो है आपका, दैट इज़ कॉल्ड आयनिक रिएक्शन, ये 4 सब टाइटल में डिवाइड किया गया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ रिएजेंट, आपको पता होगा कि हमारा जो रिएजेंट है मोस्टली जो रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है रिएक्टेंट से रिएक्ट करने के लिए, वो पर्टिकुलरली 2 तरह का होता है, पोलर होता है और नॉन पोलर होता है। तो पोलर रिएजेंट स्पेशली क्या फॉर्मेशन करता है, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। और जो नॉन पोलर रिएजेंट होता है वो क्या बनाता है, फ्री रेडिकल बनाता है। तो इस इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के बेस पर अगर देखा जाए तो सब्स्टिट्यूशन जो है, ये सब्स्टिट्यूशन ये 2 मोड में करेक्टराइज्ड हो जाता है। और पहला होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक 2 सबसे इम्पॉर्टेंट बेस है इस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। तो जनरली अगर देखा जाए मोस्टली सबसे ज़्यादा केसेस जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के आते हैं, वो सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के केस वो आते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में। किस में आते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड में। यानी एरोमेटिक कंपाउंड जितने होते हैं हमारे, वो मोस्टली उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पाया जाता है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो है वो एलिफैटिक कंपाउंड में आते हैं। किस में आते हैं, एलिफैटिक कंपाउंड में। तो जैसे हमारा बेंजीन मालिक्यूल्स हुआ या फिनॉल मालिक्यूल्स हुआ या एनिलीन मालिक्यूल्स, बहुत सारे ऐसे एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स में जनरली ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक ही पाया जाता है। तो सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक में होता है और न्यूक्लियोफिलिक जो है एलिफैटिक में होता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक का जो मैकेनिज़्म है वो भी डिफर होता है कि इलेक्ट्रोफिलिक का जो मोड है एरोमेटिक में वो भी 2 तरह का होता है, E1 और E2 में क्लासिफाइड होता है। उसी तरह से न्यूक्लियोफिलिक जो होता है वो भी 2 होता है, वो SN1 और SN2 में क्लासिफाइड होता है, जिसे आप लोअर क्लासेस BSc में पढ़ चुके होते हैं। इन द सेम वे जब हम एडिशन रिएक्शंस की बात करते हैं तो एडिशन रिएक्शंस में ये भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के आधार पर क्लासिफाइड किया गया है। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और फ्री रेडिकल का एडिशन होगा तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। यहाँ पर अब आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस में। तो एलिमिनेशन रिएक्शन जो होता है
ये अल्फ़ा में एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन और गामा एलिमिनेशन होता है, जिसे हम 1-1, 1-2 और 1-3 एलिमिनेशन कहते हैं। और इसके साथ साथ एक E1 CB टाइप का एलिमिनेशन रिएक्शंस होता है, जिसे आप BSc थर्ड ईयर क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। अब जो हम पढ़ाने चल रहे हैं वो है सबसे इम्पोर्टेंट रीअरेंजमेंट रिएक्शन, इस पोलर रिएक्शंस का। और ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है, दिस इज द बेसिक पार्ट ऑफ, आल्सो ए बेसिक पार्ट ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। तो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन ये सेकंड सेम, और ये रीअरेंजमेंट रिएक्शन दिस इज द फोर्थ सेम। यू हैव टू स्टडी, आपको इसमें स्टडी करना है। तो चलिए आइए अब हम एक बार बात करते हैं रीअरेंजमेंट की। एक्चुअल में रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता क्या है? तो अगर हम रीअरेंजमेंट का मीनिंग, उसका जो शाब्दिक अर्थ होता है देखा जाए, तो इसका मतलब होता है व्यवस्थित करना। व्हाट डू यू मीन बाय व्यवस्थित करना? व्यवस्थित करने का मतलब होता है कि आप देखे होंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जनरली कार्बन एटम्स यानी कार्बन के मॉलिक्यूल जनरली बिलोंग करते हैं। तो जो कार्बन स्केलेटन होता है, कार्बन स्केलेटन, ये अपने आप को रीअरेंज करता है। किस में रीअरेंज करता है? इसके स्ट्रक्चरल आइसोमर में नेक्स्ट आइसोमर का फॉर्मेशन करता है और इस तरह से अपने आप को रीअरेंज करता है। तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन जनरली देखा जाए तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होता क्या है? रीअरेंजमेंट रिएक्शन इज दैट इन विच कार्बन स्केलेटन ऑफ मॉलिक्यूल, कार्बन स्केलेटन ऑफ ए मॉलिक्यूल is rearranged into structural isomer of the organic molecule। ये structural isomer में अपने आप को rearrange कर लेता है। जब बात आइसोमर्स की आती है तो आपने देखा आइसोमर्स, दिस इज द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कि आइसोस मीन्स सेम, मर्स मीन्स पार्ट, सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव द सेम पार्ट बट देयर physiology are different, they have the different physical and chemical properties but they have the same molecular formula। तो उनका जो molecular formula तो सेम होता है। we can say that they have the same number of hydrogen atom, same number of oxygen atom, same number of carbon atom within a molecule। तो ऐसे molecule जो एक दूसरे के आइसोमर कहे जाते हैं, आइसोमेरिक पार्ट्स, वो एक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स होता है, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिक पार्ट होता है। दो सबसे इम्पोर्टेंट ये आइसोमेरिक पार्ट होता है मॉलिक्यूल्स का, और इसमें डिफरेंट क्लासेस आते हैं। तो जनरली रीअरेंजमेंट में स्ट्रक्चरल आइसोमर का फॉर्मेशन होता है। तो रीअरेंजमेंट क्यों होता है, बात इस पर आती है कि व्हाई रीअरेंजमेंट अकर्स। अगर इस पॉइंट को देखा जाए तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन होने का सबसे बड़ा जो उसका तात्पर्य ये होता है कि मॉलिक्यूल्स टू अटेंड इट्स मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, यानी वो जो मॉलिक्यूल है वो स्टेबिलिटी अटेंड करने के लिए अपने आप को इस तरह से रीअरेंज करता है कि वो स्टेबल हो जाए। कि जनरली each and every molecules want to become stable। so rearrangement reaction में molecule stable होना चाहता है, और इस stable होने के लिए उसे क्या क्या चेंजिंग करनी पड़ती है, यानी अगर हम उस molecules को देखें तो अपने अंदर वो क्या क्या चेंजिंग कर सकता है। तो अगर ये देखा जाए तो अगर हम कार्बन स्केलेटन की बात करें तो कार्बन स्केलेटन जो होता है ऑर्गेनिक में मोस्टली 3 तरह के एलिमेंट से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और हेटेरोएटम। दिस इज ओनली 3 टाइप्स ऑफ एटम्स आर इन्वॉल्व। तो यहाँ पर हमें ये कह सकते हैं कि इन तीनों में, कार्बन में, हाइड्रोजन में और जो हमारा हेटेरोएटम है, जो एक हेटेरोएटॉमिक ग्रुप्स होता है,
इन तीनों का माइग्रेशन यानी रीअरेंजमेंट हो सकता है विद इन ए मालिक्यूल, उस मालिक्यूल के अंतर्गत। तो जो सबसे बेस्ट कैरेक्टर्स है रीअरेंजमेंट का, वो शुरू होता है कहाँ से? वो शुरू होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कि रीअरेंजमेंट रिएक्शन में कार्बोकैटायन जो होता है वो अपने आप को स्टेबल होना चाहता है, स्टेबल मोड में जाना चाहता है। तो एक चीज़ यहाँ हम आपको बता दें, कार्बोकैटायन और कार्बोनियम आयन, जनरली इस C+ को हम यहाँ कार्बोकैटायन भी पढ़ते हैं और कार्बोनियम आयन भी पढ़ते हैं। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो C+ इज वन एंड ओनली कार्बोकैटायन, बट दिस इज़ नॉट ए कार्बोनियम आयन। इसे हम कार्बोनियम आयन नहीं कह सकते। ऐसा इसलिए नहीं कह सकते, द वर्ड ओनियम, दैट इज ONIUM, ये जो जुड़ा होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स के लिए, तो दिस मीन्स कि उस मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है, इफ़ दैट इंक्रीजेज दियर बैलेंसी, अगर वो अपनी बैलेंसी को एक्सेस कर देता है, अपनी बैलेंसी को बढ़ा देता है, तब वहाँ पर उसको हम ओनियम वर्ड उसके लिए यूज़ किया। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है वाटर मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर देखें, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है और यहाँ इसकी बैलेंसी 2 है, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये वाटर मॉलिक्यूल का ये ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है और तुरंत ये बदल जाता है किसमें, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन डेफिशिएंट हो जाता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है और यहाँ पर इसकी वैलेंसी कितनी हो जाती है, 1 2 3। यू नो दैट द ऑक्सीजन हैज़ ओनली 2 वैलेंसी, बट हियर इज इट्स वैलेंसी इज 3। देन वी कैन सेट दिस cation is called oxonium ion. This is called oxonium ion. For the next example, we see in the case of ammonia. अमोनिया केस में अब आप देखिए कि अमोनिया नाइट्रोजन हैज़ ओनली 3 वैलेंसी, लेकिन जैसे ही ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है तो ये तुरंत कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन प्लस में। और यहाँ आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी हो गई, तो 1 2 3 एंड 4। यहाँ इसकी वैलेंसी 4 है, यहाँ इसकी वैलेंसी 3 है। तो यहाँ तो इसे क्या पढ़ा जाए, इसे कहा जाए अमोनियम। This becomes ammonium. Here you see that the word onium which comes for this molecule, which shows the excess in valency. Central atom gets excited its valency, अपनी valency को एक्सेस कर देता है। लेकिन इस केस में अगर हम देखें कार्बोकैटायन के लिए देखा जाए तो कार्बोकैटायन में क्या होता है, ये कैसे बनता है, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, जैसे सपोज करिए दिस इज द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, और जब इस 4 कार्बन से इस एक एटम का हाइड्रोजन का सपोज दैट दिस 1 हाइड्रोजन इज एलिमिनेटेड बाय टेकिंग दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स, अपने और कार्बन दोनों के इलेक्ट्रॉन को लेकर के यहाँ से जो है ये एलिमिनेट हो जाता है, तो यहाँ फॉर्मेशन होता है C+ का। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ कार्बन C+ है, तो इसे कार्बोनियम आयन कहना चाहिए क्योंकि ये प्लस है, यहाँ प्लस था तो अमोनियम आयन, यहाँ प्लस था तो ऑक्सोनियम आयन, तो यहाँ प्लस है तो इसे कार्बोनियम आयन कहना चाहिए। लेकिन देयर इज़ ग्रेट डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू, क्योंकि इन सब में बैलेंसीज आप देख सकते हैं कि दे शो द हायर बैलेंसी, बट हियर इन दिस केस it shows lower valency. Here the valency of the carbon is reduced, so we can't say that this C+ is called carbonium ion, but this is called carbocation. तो रीअरेंजमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि ये कार्बोकेटायन जो है ये अपने आप को स्टेबल करना चाहता है। तो ये जो स्टेबिलिटी होती है कार्बोकेटायन की, वो कितने तरह से अटेन हो सकती है, तो इसमें 4 सबसे डिफरेंट टाइप्स
यानी हम कह सकते हैं 4 सबसे डिफरेंट मोड आते हैं कार्बोकैटायन की बैलेंसी को स्टेबल करने के लिए, यानी इट टेक्स प्लेस जस्ट टू गिव स्टेबिलिटी। रीअरेंजमेंट रिएक्शन मेनली स्टेबिलिटी देने के लिए होता है, राइट। और ये सारे प्रोसेसेस जो होते हैं, ऑल दीज प्रोसेस which occur in the rearrangement reaction, all is the spontaneous। स्पॉन्टेनिटी इसमें होती है, कंटिन्यूटी इसमें होती है, लगातार होती, तब तक होती जब तक ये अपने आप को रीअरेंज करके और एक स्टेबल मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन नहीं कर देते हैं। तो इस वे में तो सबसे पहले अगर हम देखें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, तो ये एक इंटरमीडिएट होता है जो किसी भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस के बीच में बनता है। तो जनरली देखा जाए तो कार्बोकैटायन ये स्पेशली 3 तरीके का होता है, टर्शियरी कार्बोकैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, प्राइमरी कार्बोकैटायन एंड सुपर प्राइमरी कार्बोकैटायन, जिसे हम 0 डिग्री कहते हैं। 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री मोस्टली दिस इज कॉल्ड। तो 0, 1, 2, 3 डिग्री, अगर अब इसको हम क्यों 0, 1, 2, 3 हम क्यों कहते हैं, ऐसा इसलिए अगर एक ये देखा जाए, अगर स्पेशली देखें कि कार्बन एटम यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है लेकिन इसके साथ कोई दूसरा कार्बन नहीं जुड़ा है, तो इसे हम कह सकते हैं दिस कार्बन इज 0 डिग्री और दिस कार्बन इज सुपर प्राइमरी कार्बन। ओके, अब अगर इसी कार्बन से एक दूसरा कार्बन जोड़ दिया जाए, तब आप यहाँ देख सकते हैं कि इस कार्बन से एक नेक्स्ट कार्बन जुड़ गया है, तो इसका मतलब ये जो कार्बन होगा दिस इज़ नॉट 0 डिग्री, अभी हो गया आपका प्राइमरी कार्बन। ओके, और फिर इसी कार्बन से अगर एक हम कार्बन और जोड़ दें, तो आप देख सकते हैं दिस इज़ प्राइमरी कार्बन, दिस इज़ प्राइमरी कार्बन, लेकिन इस कार्बन से देखिए 2 कार्बन जुड़े हैं, इसलिए क्या हो जाएगा सेकेंडरी कार्बन। ओके, नंबर 3। और इसी तरह से देखें कि अगर हम एक कार्बन से 3 और कार्बन जोड़ दें, 3 कार्बन्स, तो आप देख सकते हैं कि ये जो पहला कार्बन है इसे प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, लेकिन ये जो कार्बन है ये टर्शियरी कार्बन कहा जाता है, दिस इज टर्शियरी। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये टर्शियरी कार्बोकैटायन हो गया, ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन हो गया, ये प्राइमरी कार्बोकैटायन हो गया और ये सुपर प्राइमरी कार्बोकैटायन हो गया। और एक चीज़ और आपको बता दें कि अगर इस कार्बन से 4 कार्बन जोड़ दिया जाए, हियर यू सी दैट दिस कार्बन हैज़ 4 कार्बन्स अटैच्ड विद द 4 कार्बन्स, तो यहाँ पर ये कार्बन 4 डिग्री कार्बन कहा जाएगा। दिस इज़ 4 डिग्री कार्बन, बट दिस इज़ नॉट 4 डिग्री कार्बोकैटायन। ये 4 डिग्री कार्बोकैटायन नहीं है। ऐसा इसलिए कि कार्बोकैटायन मीन्स द कार्बन हैज़ लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन देयर बैलेंस सेल, यानी कार्बन जो है उसके बैलेंस सेल में लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, यानी देयर आर ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स, बट इन दिस केस हियर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस कार्बन मे बी 4 डिग्री, but this is not actually carbocation. This is 4 degree carbon only, because carbon is also divided into 4 types: super primary carbon, primary carbon, secondary carbon, tertiary carbon, और उसी से जो हाइड्रोजन अटैच्ड होता है उसको भी हम उसी तरह से डिवाइड करते हैं। तो स्पेशली हम ये कह सकते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकेटायन होता है, न कि 4 डिग्री कार्बोकेटायन, 4 डिग्री कार्बन होता है। ओके, तो आइए हम बात करते हैं कि ये जो स्टेबिलिटी अगर इनकी आर्डर को देखी जाए, इस स्टेबिलिटी को देखा जाए टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, तो आप इसे जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे कि टर्शियरी हैज़ मोर स्टेबिलिटी दैन सेकेंडरी, सेकेंडरी हैज़ मोर स्टेबिलिटी दैन प्राइमरी एंड प्राइमरी हैज़ मोर स्टेबिलिटी दैन सुपर प्राइमरी एंड सो ऑन। तो ये एक इनका क्रम होता है कि टर्शियरी की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अब क्यों सबसे ज़्यादा होती है, इसके कई रीजन्स हैं, तो हम सिंपली एक रीज़न्स यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि जैसे देखिए अगर हम यहाँ टर्शियरी स्पेशली बताएं, टर्शियरी कार्बोकेटायन, ये है आपका टर्शियरी कार्बोकेटायन। तो इस टर्शियरी कार्बोकेटायन में आप देख सकते हैं कि अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें, कुछ ऐसे इफ़ेक्ट्स होते हैं मॉलिक्यूल्स में जो जनरली मॉलिक्यूल्स को पोलर बना देते हैं। एक चीज़ और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको बता दें
कि चूँकि कार्बन एटम जो है ये नॉन पोलर होता है, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, पोलर रिएक्शन पढ़ रहे हैं। ये कैसे पॉसिबल होगा कि कार्बन तो नॉन पोलर होता है, इसमें पोलर रिएक्शन, अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड है तो कार्बन कार्बन बॉन्ड दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, इसलिए इसमें होमोलाइसिस होगी, कभी भी जो है पॉजिटिव नेगेटिव का फॉर्मेशन नहीं होगा, पोलरिटी इसमें नहीं आएगी, ये तो नॉन पोलर होगा। लेकिन कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो उस कार्बन मॉलिक्यूल को पोलर बना देते हैं, और इसी कारण से वो कार्बन मॉलिक्यूल पोलर रिएक्शन एग्जिस्ट करता है। जैसे आपने पढ़ा होगा इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कि पोलरिटी प्रोड्यूस्ड इन ए मॉलिक्यूल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। रेजोनेंस इफेक्ट के बारे में कि पोलरिटी प्रोड्यूस्ड इन ए मॉलिक्यूल ड्यू टू कंजुगेशन मूवमेंट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन्स। हाइपर कंजुगेशन के बारे में पोलरिटी प्रोड्यूस्ड, और जो है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट्स की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट अगर हम हाइब्रिडाइज्ड मोड पर चलें, sp3, sp2 और sp, ये 3 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन कार्बन एटम में स्पेशली पाया जाता है। तो जो sp टाइप हाइब्रिडाइजेशन होता है स्पेशली ऐसे कार्बन्स में होता है जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है, sp2 जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, और sp3 जहाँ पर सिंगल बॉन्ड होता है। तो जनरली ये देखा जाता है ये जो sp3, sp2 और sp है, इसमें ये परसेंटेज ऑफ इनके ऑर्बिटल्स दिए गए हैं कि परसेंटेज ऑफ s और p कैरेक्टर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनका जो परसेंटेज है 2.25:75, इनके बीच जो परसेंटेज है वो है कितना 33.3:66.7 नियर अबाउट, और इसमें है आपका 50-50 परसेंटेज। तो अब हम चाहे s कैरेक्टर को उठा लें चाहे p कैरेक्टर को उठा लें, दोनों को, तो यहाँ पर देखिए जैसे जैसे s कैरेक्टर इंक्रीज करता है, s कैरेक्टर जैसे जैसे इंक्रीज करता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन की बढ़ती जाती है। तो इस तरह से कहा जाए sp की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज़्यादा sp2 से, और sp2 की ज़्यादा होती है sp3 से। ओके, तो इस मॉलिक्यूल में अगर देखें, कार्बोकेटायन में अगर देखें, तो ये कार्बन जो है यहाँ sp2 हाइब्रिडाइज्ड मोड में है, sp2, और ये तीनों कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोड में है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोड में। ओके, तो sp2 कार्बन ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इन तीनों से, तो इससे क्या होगा कि ये इसके भी इलेक्ट्रॉन को, यानी इसका जो ये सेंट्रलाइज इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ा सा इसको अपनी तरफ खींच लेगा, यहाँ भी ये थोड़ा सा अपनी तरफ खींच लेगा, यहाँ से भी ये अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस तरह से देखा जाए जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो 2, 2, 4, 2, 6, 6 ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, ऐसा कुछ नहीं होता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, न्यूक्लियस से जो अटैचमेंट होता है वो बढ़ जाता है। इसमें क्या होता है कि न्यूक्लियस से जो अटैचमेंट होता है वो बढ़ जाता है, यानी यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी, एक तरह से हम कहें कि यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है कार्बन की वो एक्सेस हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस कार्बन बिकम समवॉट स्टेबल, तो ये कार्बन जो है स्टेबल हो गया। तो वही चीज़ अगर हम sp2 में देखें, सेकेंडरी कार्बोकेटायन में देखें, तो सेकेंडरी कार्बोकेटायन में मोस्टली क्या होता है कि यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप होता है, ये सेकेंडरी कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर 2 ही तरह से इफेक्ट एक्सर्ट हो रहा है, तो यहाँ 3 है, 3 तरफ से हो रहा था तो ज़्यादा स्टेबल हुआ, यहाँ 2 तरह से है तो ये उससे कम हुआ। और प्राइमरी में देखा जाए तो यहाँ एक ही तरफ से हो रहा है तो इसमें इससे भी कम हो गया, और सुपर प्राइमरी देखा जाए तो इसमें किसी भी तरफ से नहीं हो रहा है। तो इसलिए तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी होती है वो सुपर प्राइमरी की होती है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है वो टर्शियरी कार्बोकेटायन की होती है। तो आइए हम देखें कि कौन कौन से फैक्टर, यानी कौन कौन से ऐसे एटम या मॉलिक्यूल या ग्रुप हैं जिनके रीअरेंजमेंट से कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी आती है। तो हम बात कर रहे थे कि इसमें 4 तरह का
इफेक्ट देखा जाता है कि कार्बोकेटायन जो है मोस्टली रीअरेंजमेंट रिएक्शन में 4 तरह से स्टेबिलिटी क्रिएट कर सकता है। पहला होता है हाइड्राइड शिफ्ट, हाइड्राइड शिफ्ट यानी H माइनस को हाइड्राइड कहा जाता है। हाइड्राइड शिफ्ट यानी हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाती है। और ये हाइड्राइड शिफ्टिंग कहाँ पर होती है? इन सारी शिफ्टिंग्स जो होती है मोस्टली ये 1-2 शिफ्टिंग होती है, 1-2 शिफ्टिंग स्पेशली, दिस इज 1-2 शिफ्टिंग, यानी पहले कार्बन से दूसरे कार्बन पर ही शिफ्टिंग होती है। ओके, ये नहीं कि पहले से तीसरे पर हो जाए, पहले से चौथे पर, ऐसा नहीं होता। जब भी शिफ्टिंग होगी तो पहले और से दूसरे पर होगी। ओके, दूसरा है एल्काइल शिफ्ट। अब एक चीज़ यहाँ आ गई कि C+ को तो हम कार्बोकेटायन कहे, C- को तो हम कार्बन एनायन कहे। लेकिन जब एल्काइल की बात करें, स्पेशली CH3- को, तो इसे मेथाइड भी कहते हैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड मेथाइड, इसलिए इसे मेथाइड शिफ्ट भी कहा जाता है। तो मेथाइड शिफ्ट में CH3 भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, CH3 CH2 माइनस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तीसरा जो होता है वो होता है फिनाइल शिफ्ट। हमने शुरू में बात किया था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों तरह के रिएक्शंस देते हैं। तो फिनाइल शिफ्ट में क्या आता है? C6H5-। और तीसरा सबसे जो बेस्ट रीअरेंजमेंट होता है वो होता है रिंग एक्सपेंशन। अब एक चीज़ यहाँ पर और देखिएगा, रिंग एक्सपेंशन जो होता है, इस रिंग एक्सपेंशन में भी यही 3 शिफ्ट होगा, हाइड्राइड शिफ्ट होगा, एल्काइल शिफ्ट होगा, फिनाइल शिफ्ट होगा। चाहे रिंग का एक्सपेंशन हो, चाहे रिंग का कंट्रैक्शन हो, ये इन सब केसेस में यही शिफ्टिंग ही उसमें देखी जाती है। तो रिंग एक्सपेंशन जनरली किस में होता है? इसमें कार्बन इंसर्ट होता है, कार्बन का इंसर्शन होता है, या फिर हेट्रोएटॉमिक ग्रुप का इंसर्शन होता है, ओके। तो आइए हम एक एक करके जो है इन सारे शिफ्ट को समझते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला आता है आपका हाइड्राइड शिफ्ट। इस हाइड्राइड शिफ्ट को समझने से पहले थोड़ा सा एक चीज़ हम और आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें ये जो तीनों शिफ्टिंग, हाइड्राइड शिफ्ट हो या अल्काइल शिफ्ट हो या फिनाइल शिफ्ट हो, इन तीनों शिफ्टिंग का एक स्पेशल मोड भी होता है कि अगर मान लीजिए कोई मॉलिक्यूल है, उसमें हाइड्राइड भी है, एल्काइल भी है यानी मिथाइल भी है और फिनाइल तीनों हैं, हम किसको शिफ्ट कराएं, किसको पहले शिफ्ट करा दें कि मॉलिक्यूल मोर स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाता है कि माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, एक वर्ड आता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का। तो थोड़ा सा हम इस शिफ्ट्स को पढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के बारे में। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है कि वो पावर होता है किसी भी मॉलिक्यूल्स का, किसी भी ग्रुप्स का, कि जो सबसे पहले शिफ्ट होना चाहेगा उस रिएक्शन में और उस मॉलिक्यूल को मोर स्टेबिलिटी देना चाहेगा। तो इस वे में अगर देखा जाए तो हाइड्राइड आयन जो होता है, इसका जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड होता है सबसे सुपरफास्ट होता है। इसके बाद फिनाइल आयन का होता है और इसके बाद एल्काइल आयन का होता है, लाइक दिस, इन दिस वे, CH3। स्पेशली हम यहाँ CH3- नहीं लिख सकते। अगर हमें, चूँकि जो मिथाइड है वो कई तरह का होता है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और सुपर प्राइमरी,
तो यहाँ पर हम इसको इस तरह से दिखा सकते हैं कि हाइड्राइड आयन हैज़ more migratory aptitude than C6H5 minus, which has more aptitude than tertiary, which is more than secondary, which is more than primary, and which is more than 0 degree, and so on. इस तरह से ये माइग्रेटरी एप्टीट्यूड है। इस चीज़ को आपको विशेषतः आपको लर्न करना होगा कि हम किस ग्रुप को सबसे पहले माइग्रेट कराएं कि वो मॉलिक्यूल को स्टेबल बनाती है। अब आइए चलते हैं, सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं हाइड्राइड शिफ्ट का। हाइड्राइड शिफ्ट कैसे होता है और ये मॉलिक्यूल्स को किस तरह से स्टेबिलिटी देता है। चलिए मान लीजिए यहाँ पर एक हमारा कार्बोकेटायन है CH3 एंड CH2 प्लस। यहाँ पर एक हमारा प्राइमरी कार्बोकेटायन है। अब आप देख सकते हैं कि ये प्राइमरी कार्बोकेटायन, इसमें एक चीज़ और है कि यहाँ पर देखिए ये कार्बन 1 2 3 से जुड़ा है। अगर इसमें हम इसको शिफ्ट कराते हैं तो ये टर्शियरी देता है, इसको शिफ्ट कराते हैं तो सेकेंडरी देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन यानी हाइड्राइड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ये हाइड्रोजन पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन लेकर यानी पूरा का पूरा ये ग्रुप यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और यहाँ बन जाता है CH3C+। यहाँ पर ये देखिए ये कार्बन एटम यहाँ हो गया CH3 और ये हो गया CH3। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो गया, टर्शियरी कार्बोकेटायन। यहाँ क्या था प्राइमरी कार्बोकेटायन, यहाँ क्या हो गया टर्शियरी कार्बोकेटायन। यहाँ पर हुआ क्या 1 2 शिफ्ट हुआ। 1 2 शिफ्ट किसका हुआ, हाइड्राइड आयन का H- का, एक कार्बन से दूसरे कार्बन पर। तो इस तरह से आपने देखा कि हाइड्राइड आयन के थ्रू मॉलिक्यूल जो है कार्बोकेटायन स्टेबल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं मिथाइड शिफ्ट का, CH3- शिफ्ट का। CH3- शिफ्ट जिसे मिथाइड शिफ्ट कहते हैं। मिथाइड शिफ्ट जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक कार्बोकेटायन है CH3 CH2 CH3 CH3 प्लस। ओके, इन द सेम वे यहाँ पर 1 2 शिफ्ट होगा। यहाँ तो हाइड्रोजन है नहीं, उसे हमें देखना नहीं है। यहाँ पर 1 2 शिफ्ट होगा किसका, एल्काइल का। तो ये पूरा का पूरा एल्काइल ग्रुप देखिए यहाँ पर शिफ्ट हो जा रहा है। 1 2 एल्काइल शिफ्ट और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जा रहा है CH3 CH3 CH2 CH3, यहाँ देखिए आ गया प्लस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है प्राइमरी कार्बोकेटायन है और यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है टर्शियरी कार्बोकेटायन का। ओके, अब बात आती है फिनाइल शिफ्ट की। अब मान लीजिए यहाँ सेम एग्जांपल हम लें यहाँ पर और यहाँ पर कर दें CH3, यहाँ पे कर दें C6H5, ओके, और यहाँ पर कर दें हम CH2 प्लस। अब देखिए अब यहाँ पे दो कंडीशन फॉर्म हो गया। पहला कंडीशन है सपोज दैट यू डोंट नो कि हमें एल्काइल को शिफ्ट कराना है या फिनाइल को शिफ्ट कराना है। तो चलिए हम दोनों को 1 बाय 1 शिफ्ट करा करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम फिनाइल को शिफ्ट कराते हैं। यहाँ पर पाथ ए है, पाथ ये है, यहाँ लिखेंगे CH- शिफ्ट, ओके, और यहाँ बनेगा H3CCH3, यहाँ आ गया प्लस, यहाँ आ गया CH2C6H5। ये मॉलिक्यूल बनी, क्या हो गया टर्शियरी कार्बोकेटायन। अब आइए हम एल्काइल शिफ्ट कराते हैं, पूरा का पूरा एल्काइल शिफ्ट कराते हैं यहाँ पर, यानी बी पाथ से। तो यहाँ पर बी पाथ हो जा रहा है, क्या शिफ्ट हो रहा है एल्काइल शिफ्ट, एल्काइल 1 2 शिफ्ट। तो यहाँ पर क्या बनेगा CH3C प्लस C6H5 CH2 CH3।
यहाँ ये भी टर्सरी कार्बोकेटायन है, यहाँ भी टर्सरी कार्बोकेटायन और यहाँ भी टर्सरी कार्बोकेटायन। अब बात यहाँ पर ये आती है कि दोनों जगह टर्सरी कार्बोकेटायन बना, तो कौन सा टर्सरी कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल होगा, देखना ये है। तो अगर हम इन दोनों को एक दूसरे से मैच कराएं, एक दूसरे से कंपेयर करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप का मतलब कि ये ग्रुप जो है ये कार्बन से ऐसे जुड़ा हुआ है, इस तरह से, यानी बेंजीन डबल बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इससे जुड़ा कार्बन डेफिशिएंट है, तो ये क्या कर सकता है, ये रेजोनेंस क्रिएट कर सकता है। ये देख रहे हैं, ये रेजोनेंस क्रिएट कर सकता है। अब आपको ये पता होगा अकॉर्डिंग टू रेजोनेंस थियरी कि जिस कार्बोकेटायन में रेजोनेंस होता है वो उस कार्बोकेटायन को मेक्स द मोर स्टेबल। तो ये मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, ये क्या होगा, मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। ओके, क्योंकि इसमें कौन सा रीअरेंजमेंट होता है, बेंजाइलिक अरेंजमेंट, बेंजाइलिक रीअरेंजमेंट। और इस केस में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, यानी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग ये जो है ज़्यादा स्टेबल होगा। ये एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग हो रहा है, यानी ये फास्ट होगा, और ये जो है स्लो होगा। आपको पता होना चाहिए स्लो रिएक्शन जो है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप्स होता है, वो इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, फास्ट रिएक्शन की स्टेबिलिटी जो है थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए ये रेट डिटर्मिनिंग स्टेप्स में भाग ले लेगा और ये इसकी स्टेबिलिटी जो है वो मोर हो जाएगी इसकी अपेक्षा। यानी ये कार्बोकेटायन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होगा, ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड होगा, और ये कार्बोकेटायन जो है काइनेटिकली कंट्रोल्ड होगा, काइनेटिकली कंट्रोल्ड। तो आप समझ सकते हैं कि जो थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है रेदर दैन काइनेटिकली कंट्रोल्ड रिएक्शन। अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा, नेक्स्ट शिफ्ट है आपका रिंग एक्सपेंशन। आइए देखते हैं किस तरह से रिंग एक्सपेंशन के थ्रू कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी आती है। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि यहाँ पर एक साइक्लोपेंटिल अल्कोहल लेते हैं, और इस साइक्लोपेंटिल अल्कोहल का H2SO4 के प्रेजेंस में अगर रिएक्शन कराया जाए, तो स्पेशली देखा जाए ये एसिडिक रिएक्शन एसिड के प्रेजेंस में हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो दो प्रोडक्ट बनेगा, जो क्राइटेरिया होगी, और इसमें स्पेशली अटैक क्या करेगा, Br माइनस। सपोज करिए OH का यहाँ से सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, Br यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा। तो देखना ये है कि ये Br इस CH2 के पास सब्स्टिट्यूट होगा या इस कार्बन के पास सब्स्टिट्यूट होगा। आइए देखते हैं कि यहाँ पर जो है दो तरह का प्रोडक्ट बन सकता है, या तो ऐसे बन सकता है CH2 Br लाइक दिस, ऐसे हो सकता है CH2 Br, ठीक है, या फिर ये हो सकता है, ऐसे हो सकता है CH3 Br, ओके, या फिर ये हो सकता है ऐसे Br। अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर ये अल्कोहल जो है सब्स्टिट्यूट हो रहा है और हैलोजन यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो हैलोजन की जो इंट्रोड्यूस होने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर आपने देखा तीन तरीके की होगी, 3 टाइप्स की, ये भी है, ये भी है, ये भी है। अब इसमें देखा जाए, अब आपसे ये पूछा जाए कि विच प्रोडक्ट इज़ मोर स्टेबल, यानी कौन, इसमें से सारे रिएक्शंस तो होंगे नहीं, कोई एक ही रिएक्शन होगा, ये होगा या ये होगा या ये होगा। ओके, तो हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम आइए थोड़ा सा चलते हैं
इसके मैकेनिज़्म पर, इस रिएक्शन के मैकेनिज़्म को देखा जाएगा, मैकेनिज़्म ऑफ द रिएक्शन। ओके, तो ये है आपका अल्कोहल CH2OH। चूँकि यह एसिड कैटालाइज्ड है इसलिए हाइड्रोजन आयन यहाँ पर आएगा, और यहाँ से ये OH को निकालने के लिए हमें हाइड्रोजन आयन अटैक कराना होता है। तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया आपका, क्या फॉर्मेशन हो गया, देखिए CH2OH2, यानी ऑक्सीजन ऑक्सीजनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग हो गई, और यहाँ फॉर्मेशन हो गया क्या, कार्बोकेटायन का। ये हो गया आपका कार्बोकेटायन। ओके, कौन सा कार्बोकेटायन है आप देख सकते हैं कि ये जो है प्राइमरी कार्बोकेटायन है। अब अगर आप चाहें तो Br- को यहाँ जोड़ सकते हैं, लेकिन नहीं, Br- डायरेक्टली यहाँ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए इसके पास ऑलरेडी एक हाइड्रोजन अवेलेबल होता है जो कि यहाँ शो नहीं किया जाता। ओके, तो अब ये हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट दिखा सकता है, ऐसे 1 2 शिफ्ट, H- शिफ्ट, 1 2 शिफ्ट, और यहाँ क्या बना सकता है, और यहाँ बना सकता है ऐसे। देखिए ये हो गया, ये हो गया पॉजिटिव, और ये हो गया आपका CH3। अब देखिए यहाँ टर्शियरी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। ओके, तो इसका मतलब अब यहाँ ब्रोमीन जुड़ जाएगा, Br-, अब यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया Br, और यहाँ हो गया CH3। चलिए एक तो क्लियर हुआ, दिस प्रोडक्ट में बी फॉर्म्ड, ये प्रोडक्ट बन सकता है। ओके, दूसरा ये देखिए क्या होता है इसमें कि यहाँ पर ये जो कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ है, ये कार्बोकेटायन, अब यहाँ पर हम इस हाइड्रोजन को न शिफ्ट करा के, यानी इस कार्बन को शिफ्ट कराते हैं, यानी रिंग एक्सपेंशन कराते हैं, यानी यहाँ 1 2 3 4 5, ठीक है 5। यहाँ पर होता क्या है, कार्बन एटम 1 और 5 C1 C5 के बीच में हम क्या दिखा दे रहे हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग। यही बॉन्ड यही यहाँ पर शिफ्ट हो जा रहा है, ये ग्रुप, यानी ये पूरा का पूरा यहाँ पर शिफ्ट हो जा रहा है। इसको ऐसे समझते हैं, 1 2 3 4 5, और यहाँ है आपका CH2+, इसी सेम चीज़ को यहाँ बनाए हैं, कंफ्यूज मत करिएगा, और ये है कार्बन एटम नंबर 1। ओके, अब इस ग्रुप को यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए। यहाँ पर देख सकते हैं शिफ्टिंग कहाँ हो गई, यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाती है इस कार्बन पर। तो यहाँ क्या फॉर्मेशन हो जाता है, यहाँ फॉर्मेशन हो जाता है, देखिए ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे। ओके, यहाँ हुआ ऐसे सेम, यहाँ हुआ ऐसे। अब ये कार्बन यहाँ आकर के जुड़ जाता है, यहाँ जुड़ जाता है, देख सकते हैं आप, यहाँ जुड़ गया, यानी जो पॉजिटिविटी थी वो कहाँ पर पहुँच गई, 1 2 3 4 5, और यहाँ देखिए क्या हो गया 6। पहले ये बाहर था, लेकिन जैसे ही ये बॉन्ड, यानी ये कार्बन एटम, यानी ये माइग्रेट किया 5 से 6 से जाके बॉन्डिंग हुई इनके बीच में, ये 6 मेंबर ग्रुप हो गया। और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कार्बन एटम जो 1 था ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, ये देखिए ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। आपने देखा, अगर अकॉर्डिंग टू रूल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ ये तो सेकेंडरी ही बनाया, रिंग एक्सपेंशन हुआ तब भी सेकेंडरी ही बना कार्बोकेटायन, और यहाँ हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ तो टर्शियरी कार्बोकेटायन बना। तो अकॉर्डिंग टू रूल तो ये मोस्ट स्टेबल होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये जो
जो रिंग थियरी होती है, रिंग थियरी ये बताती है जो रिंग हमारे होते हैं उनकी स्टेबिलिटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि ब्रोमीन मान ली कि आयन जो है यहाँ पर अटैक कर सकता है और यहाँ पर बन सकता है। ये देखिए, यानी ब्रोमीन यहीं जो लगी है आपका ब्रोमीन, ये देखिए रिंग एक्सपेंशन। तो इस तरह से आपने देखा कि ये 5 मेंबर्ड रिंग ये कन्वर्ट हो गई किसमें, 6 मेंबर्ड रिंग। तो आपको ये पता होगा अकॉर्डिंग टू बेयर स्ट्रेन थ्योरी कि 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग्स जो होती है इसमें एंगल स्ट्रेन बहुत कम होता है और 6 में और एंगल स्ट्रेन कम होता है, जिसके कारण 6 मेंबर्ड रिंग जो है मोर स्टेबल होती है देन दी 5 मेंबर्ड रिंग। चूँकि ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ये 6 मेंबर्ड रिंग है, तो स्टेबिलिटी के मोड में देखा जाए 6 मेंबर्ड रिंग इज मोर स्टेबल देन द 5 मेंबर्ड रिंग। Hence, this product is the main product। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से रीअरेंजमेंट के थ्रू जो है मॉलिक्यूल्स स्टेबल होकर के मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। थैंक यू।